हेलो डॉक्टर्स। तो आज का हमारा टॉपिक है रिवर्सिबल सेल इंजरी। एंड इस पूरे लेक्चर के दौरान अगर आपको कहीं कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि हम आपके सारे सवालों के जवाब दे पाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक रिवर्सिबल सेल इंजरी। देखो, जहाँ नाम ही डिनोट करता है कि ऐसी सेल इंजरी जो कैसी है, रिवर्सिबल नेचर की है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये आपकी कोई नॉर्मल सेल थी, ठीक है। इस नॉर्मल सेल पे कोई स्ट्रेस आता है। अभी स्ट्रेस क्या हो सकता है? ये स्ट्रेस हो सकता है कि इस पे इंक्रीजिंग वर्कलोड आ जाए। क्या आ जाए? वर्कलोड इंक्रीज हो जाए इसका। तो जब सेल के ऊपर कोई भी स्ट्रेस आता है, किसी भी तरह का स्ट्रेस आता है, तो सेल क्या करती है? अपने अंदर वो सारे नेसेसरी चेंजेस करती है ताकि वो इस स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में क्या कर सके? ओवरकम कर सके, ठीक है, और सर्वाइव कर सके। तो इन चेंजेस को हम बोलते हैं कि सेल के अंदर एडेप्टेशंस हो रही हैं। क्या हो रही हैं? एडेप्टेशंस हो रही हैं। लेकिन सपोज करिए कि ये स्ट्रेस जो था ये बहुत ज़्यादा था, बहुत हैवी स्ट्रेस था, और सेल इसमें अडेप्ट नहीं कर पाई, तो सेल अल्टीमेटली किस स्टेज में चली जाती है? इंजरी की स्टेट में चली जाती है। सेल के अंदर इंजरी हो जाती है। अब सेल के अंदर इंजरी होने का एक तो ये तरीका है, दूसरा ये भी तरीका है कि सेल को एडेप्टेशंस लाने का टाइम ही ना मिले। सेल को अपने अंदर एडेप्टेशंस लाने का टाइम ही ना मिले। आपने कोई ऐसी इंजूरियस स्टिमुलस दे दी जिसने डायरेक्ट सेल को डैमेज कर दिया। सपोज करिए आपकी स्किन थी और उस पर एकदम से एसिड की कोई बूंद आके गिरती है, तो उस कंडीशन में आपकी जो सेल थी उसको इतना टाइम ही नहीं मिला कि वो अपने अंदर एडेप्टेशन ला सके या उस स्ट्रेस को ओवरकम कर सके। तो अगर आप डायरेक्ट एक्सपोजर करते हैं इंजूरियस स्टिमुलस का, तब भी क्या होती है? तब सेल इंजरी होती है। तब भी क्या होती है? सेल इंजरी होती है। अब ये सेल इंजरी जो थी वो दो तरह की थी। एक थी रिवर्सिबल सेल इंजरी और दूसरा था इरिवर्सिबल सेल इंजरी। हमारे को जो पढ़ना है वो रिवर्सिबल सेल इंजरी है। तो ऐसी सेल इंजरी जो मॉडरेट है। कैसी है? मॉडरेट है, मतलब बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं है और टेम्परेरी है। टेम्परेरी है कहने का मतलब ये है कि अगर आप जो कॉज ऑफ इंजरी है, चाहे वो कॉज ऑफ इंजरी अगर स्ट्रेस है या फिर कॉज ऑफ इंजरी इंजूरियस स्टिमुलस है, यानी जिस किसी की भी वजह से, जिस भी चीज की वजह से सेल इंजरी हो रही है, अगर आप उस स्टिमुलस को रिमूव कर देंगे तो सेल क्या करेगी? सेल वापस अपनी किस स्टेट में चली जाएगी? नॉर्मल सेल स्टेट में चली जाएगी। यानी ऐसी इंजरी, तो रिवर्सिबल सेल इंजरी क्या है? ऐसी इंजरी जिसमें अगर आप स्टिमुलस को रिमूव कर दें, जिस भी स्टिमुलस की वजह से वो इंजरी हो रही है, अगर आप उसको रिमूव कर दें तो सेल जो होती है वो अपनी नॉर्मल फिजियोलॉजिकल स्टेट को क्या कर लेती है? अचीव कर लेती है। और जो रिवर्सिबल सेल इंजरी होती है वो मॉडरेट होती हैं, बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं होती हैं और टेम्परेरी होती हैं। टेम्परेरी कहने का वही मतलब था कि जैसे ही आप स्टिमुलस को हटाएंगे तो सेल थोड़े टाइम बाद क्या कर लेगी? अपनी नॉर्मल फिजियोलॉजिकल स्टेट को अचीव कर लेगी। अच्छा, इसके मार्कर क्या है? कैसे पता चलेगा कि जो सेल इंजरी है वो रिवर्सिबल नेचर की है? तो आपको जो चेंजेस देखने में मिलते हैं सेल के अंदर, कि सेल के अंदर आपको स्वेलिंग दिखाई देगी और फैटी चेंजेस दिखाई देंगे सेल के अंदर। क्यों दिखाई देंगे? जस्ट थोड़ी देर बाद बहुत डिटेल में समझाएंगे, ठीक है। तो रिवर्सिबल सेल इंजरी में सेल के अंदर स्वेलिंग दिखाई देती है, फैटी चेंजेस नजर आते हैं, और ये सारी चीजें आप देख सकते हैं किसके अंदर? लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं। तो यहां से आपको क्लियर हो गया कि रिवर्सिबल सेल इंजरी क्या है। तो रिवर्सिबल सेल इंजरी ऐसी सेल इंजरी है जिसमें जो सेल होती है वो अपनी नॉर्मल फिजियोलॉजिकल स्टेट को क्या कर लेती है? अचीव कर लेती है। क्या कर लेती है? अचीव कर लेती है, जब हम इंजूरियस स्टिमुलस को क्या कर दें? रिमूव कर दें। क्या कर दें? रिमूव कर दें। इतनी बात समझ में आ गई आपको? इतनी बात समझ में आ गई? यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट? चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। अब रिवर्सिबल इंजरी में क्या क्या होता है, मतलब कैसे सेल स्वेलिंग होती है, कैसे फैटी चेंज आते हैं, उसको हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे। देखो, मैंने आपको सेल इंजरी के बहुत सारे रीजंस बताए थे इन प्रीवियस लेक्चर। जब मैंने आपको कॉज ऑफ सेल इंजरी पढ़ाया था, कॉज ऑफ सेल इंजरी पढ़ाया था, तब मैंने उसमें बताया था कि बहुत सारे रीजंस होते हैं सेल इंजरी के, जिसमें मैंने आपको बताया था हाइपोक्सिया होता है, दैट इज डिक्रीज्ड ऑक्सीजन सप्लाई, और भी बहुत सारे बताए थे। न्यूट्रिशनल इम्बेलेंस बताया था, जेनेटिक डिसऑर्डर्स बताए थे, एंड कोई भी टॉक्सिन्स, ठीक है, पॉइजन्स वगैरह, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं सेल इंजरी के। लेकिन जो हमारी बॉडी में मोस्ट कॉमन नेचुरली पाया जाता है वो होता है हाइपोक्सिया, यानी डिक्रीज्ड ऑक्सीजन सप्लाई की वजह से हमारी बॉडी में सेल्स में मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होती है? सेल इंजरी होती है, ठीक है। तो अगर आप देख रहे हैं कि डिक्रीज्ड ऑक्सीजन कंसंट्रेशन से सेल इंजरी हो रही है, तो आप थोड़ी प्रीवियस नॉलेज पे जाइए, और जब आप अपनी प्रीवियस नॉलेज पे जाएंगे तो आपको पता है कि ऑक्सीजन का आपकी बॉडी में मेनली यूज क्या है। अगर ऑक्सीजन होती है तो आपकी जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उनके अंदर क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। और एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो बहुत सारे क्या होते हैं? एटीपी बनते हैं। क्या बनते हैं? बहुत सारे एटीपी बनते हैं। तो अगर ऑक्सीजन नहीं होगी, हाइपोक्सिया होगा, ऑक्सीजन की कमी होगी, तो माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन होगा, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन प्रॉपर्ली नहीं होगा, तो माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन होता है। दूसरा, नंबर ऑफ एटीपी जो होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं।
जब माइटोकॉन्ड्रिया सही से वर्क ही नहीं कर रहा है तो एटीपी का फॉर्मेशन कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, तो एटीपी का जो फॉर्मेशन होता है वो भी क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है और नीट पीजी के PYQs में पूछा हुआ सवाल है कि जब कभी भी सेल इंजरी होती है तो पहली चीज आपको क्या ऑब्जर्व करते हैं, पहला चेंज क्या होता है सेल इंजरी का, तो होता है माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन। याद रखिएगा इसको। अब माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन होगा तो क्या होगा, एटीपी का जो प्रोडक्शन होगा वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे डिप्लीशन ऑफ एटीपी। क्या बोलेंगे, डिप्लीशन ऑफ एटीपी। अब डिप्लीशन ऑफ एटीपी एक तो आपको हाइपोक्सिया में बहुत इजीली या बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। दूसरा, ऐसी इंजरी जो केमिकल्स की वजह से होती हैं, टॉक्सिक्स या पॉइजन्स की वजह से होती हैं, उनमें भी आपको डिप्लीशन ऑफ एटीपी देखने को मिलता है। अगर आपका एटीपी का जो डिप्लीशन है वो इवन 5 to 10% भी अगर आपकी बॉडी के अंदर हो जाता है तो हमारी बॉडी के बहुत सारे सेल्यूलर सिस्टम जो होते हैं, सेल के अंदर बहुत सारी जो फिजियोलॉजी हो रही होती है, बहुत सारे जो फंक्शंस होते हैं, उनको क्या करता है, इम्पैक्ट करता है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा और भी ज़्यादा अगर एटीपी का डिप्लीशन होता है तो सेल डेथ भी हो जाती है। ठीक है। अच्छा, डिप्लेशंस मतलब एटीपी का जो डिक्रीज हो रहा है, एटीपी का जो डिप्लेशन है वो कैसे सेल को इफेक्ट करता है, उससे सेल के अंदर क्या चेंजेस आते हैं, क्या दिक्कतें आती हैं, उसको हम थोड़ा एक बार देखना चाहते हैं। तो उसमें पहली दिक्कत जो हमने को देखने को मिलती है, फेलियर ऑफ सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप। ठीक है। तो एक पंप होती है सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप बोलते हैं जिसको, ये कहाँ होती है, आपकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर होती है। और इसका काम क्या होता है कि 3 सोडियम को ये बाहर फेंकती है और 2 पोटेशियम को अंदर फेंकती है। और ऐसा करने के लिए क्या लेती है, एटीपी का यूज करती है। किसका यूज करती है, एटीपी का यूज करती है, एटीपी का। तो एटीपी तो पहले से कम हो गए, तो अगर एटीपी की कंसेंट्रेशन रिड्यूस हो जाएगी तो ये जो पंप होगी ये फेल कर जाएगी। ठीक है। इसके फेल होने से क्या होगा, आगे डिटेल में समझेंगे। ठीक है। दूसरा आप क्या देख रहे हैं, दूसरा क्या आप देख रहे हैं, एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस। एक बात बताइए, आपने हाइपोक्सिया, यहाँ सेल इंजरी किसकी वजह से होती है, हाइपोक्सिया की वजह से, ऑक्सीजन की कमी की वजह से। अगर ऑक्सीजन की कमी होगी तो एरोबिक रेस्पिरेशन तो होगा नहीं, एरोबिक रेस्पिरेशन तो होगा नहीं, कौन सा होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा। कौन सा होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, है ना। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस होती है और किसका फॉर्मेशन होता है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। किसका, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। इसके बारे में भी डिटेल में चर्चा करेंगे। तीसरा जो एटीपी के डिप्लेशन से जो चीज हमें दिखती है वो होता है कि डिक्रीज इन प्रोटीन सिंथेसिस, कि सेल के अंदर प्रोटीन का फॉर्मेशन जो होता है वो कम हो जाता है। क्यों हो जाता है, आगे अभी डिटेल में समझेंगे। तो अभी आप बस इतना याद रखिए कि डिप्लेशन ऑफ एटीपी से हमें 3 मेजर चेंजेस या मेजर प्रॉब्लम्स दिखने लगती हैं सेल के अंदर। पहला है फेलियर ऑफ सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप। सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप जो होती है वो फेल होने लगती है क्योंकि एटीपी चाहिए उसको। और एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन तो हो नहीं सकता क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है, और ऑक्सीजन की कमी है तो क्या होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा। ठीक है। और तीसरा क्या देखने को मिलता है कि प्रोटीन का जो सिंथेसिस है वो भी डिक्रीज हो जाता है। क्यों डिक्रीज हो जाता है, चलिए एक एक करके सबको डिटेल में समझते हैं। पहला जो हम डिस्कस करेंगे वो है फेलियर ऑफ सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप। ठीक है, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप। तो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली हमने ये देखा है, नॉर्मली हमको ये देखने को मिलता है कि 3 सोडियम जो होते हैं वो सेल के बाहर जाते हैं, 3 सोडियम जो होते हैं वो सेल के बाहर जाते हैं और 2 पोटेशियम सेल के अंदर आते हैं, 2 पोटेशियम सेल के अंदर आते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो हमने आपको बताया कि नॉर्मली क्या होता है, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप जो होती है ये हमारी सेल मेम्ब्रेन में वर्क करती है। 3 सोडियम बाहर की तरफ फेंकती है आउटसाइड और 2 पोटेशियम कहाँ भेजती है, इनसाइड। कैसे याद करेंगे, ट्रिक से। ट्रिक क्या है, नोकिया। नोकिया मतलब N फॉर सोडियम, O फॉर आउट, K फॉर पोटेशियम, I फॉर इन। सोडियम आउट, पोटेशियम इन। ये तो होती है इसकी नॉर्मल फंक्शनिंग। लेकिन मान लीजिए एटीपी की डेफिशिएंसी हुई, एटीपी डिप्लेशन हुआ तो क्या होगा, ये पंप फेल कर जाएगी। और कभी कभी ऐसा होता है कि ये रिवर्सिबल इफेक्ट शो करती है। रिवर्सिबल इफेक्ट मतलब ये है कि पहले तो ये क्या हो रहा था, पहले 3 सोडियम कहाँ जा रहे थे, बाहर जा रहे थे। तो बाहर न जाके 3 सोडियम क्या करेंगे, अंदर की तरफ जाएंगे। क्या होंगे, 3 सोडियम का होंगे अंदर की तरफ जाएंगे और 2 पोटेशियम बाहर की तरफ जाएंगे, यानी उल्टा, बिल्कुल उल्टा। अब क्या हो रहा है कि 3 सोडियम जो है वो अंदर की तरफ जा रहे हैं, अंदर की तरफ जा रहे हैं। ये देखो, ये देखो, 3 सोडियम अंदर की तरफ जा रहे हैं और 2 पोटेशियम कहाँ जा रहे हैं, बाहर की तरफ। 2 पोटेशियम बाहर की तरफ, उल्टा प्रोसेस हो रहा है। फेलियर एंड रिवर्सिबल। अब देखो आयंस अंदर, देखो अंदर 3 नेट पॉजिटिव, बाहर अंदर बाहर 2 नेट पॉजिटिव। ठीक है, तो अगर आप देखो तो अंदर 3 बाहर 2, तो अंदर नेट आयंस की कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, यानी ये सॉल्यूशन कैसा हो रहा है, हाइपरटोनिक। कैसा हो रहा है,
हाइपरटोनिक। और जैसे ये सॉल्यूशन हाइपरटोनिक होता है तो क्या होता है, बाहर से जो वाटर होता है ना वो एकदम से अंदर एंट्री मारता है। क्या करता है, बाहर से वाटर क्या होता है, अंदर की तरफ एंट्री मारता है। और जैसे ही वाटर अंदर की तरफ एंट्री करता है, सेल के अंदर क्या आती है, स्वेलिंग दिखाई देती है, सेलुलर स्वेलिंग दिखाई देती है। और यही तो हमने आपको बताया था मार्कर में इसका। देखो मार्कर क्या था रिवर्सिबल सेल इंजरी का, सेल स्वेलिंग। और क्या होता है, फैटी चेंजेस। फैटी चेंजेस क्यों होते हैं आगे बताएंगे, ठीक है। तो सेल के अंदर क्या दिखती है, स्वेलिंग दिखती है। और इसको हम बोलते हैं हाइड्रोपिक चेंज। किसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोपिक चेंज। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है और नीट पीजी का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। नीट पीजी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो सेलुलर स्वेलिंग या हाइड्रोपिक चेंज है, ये फर्स्ट मॉर्फोलॉजिकल चेंज है सेल इंजरी में। यानी जब सेल के अंदर सेल इंजरी होती है तो जो पहला मॉर्फोलॉजिकल चेंज होता है वो क्या होता है, सेलुलर स्वेलिंग। देखो अगर कोई पूछे पहला चेंज, फर्स्ट चेंज, तो वो तो है माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन। लेकिन अगर कोई पूछे फर्स्ट मॉर्फोलॉजिकल चेंज, तो वो क्या है, सेलुलर स्वेलिंग, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो सेल के अंदर स्वेलिंग होगी, ठीक है। तो आपने अब क्या क्या ऑब्जर्व किया, फेलियर ऑफ सोडियम पोटेशियम एटीपी पंप से आपने क्या क्या ऑब्जर्व किया कि वाटर का इन्फ्लक्स हुआ तो हाइड्रोपिक चेंजेस आएंगे। हाइड्रोपिक चेंजेस मतलब वाटर के अंदर एंट्री करने की वजह से क्या क्या चेंज आई। तो पहला चेंज ये देखने को मिला कि सेल के अंदर स्वेलिंग हो गई। दूसरा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो थे उनके अंदर भी स्वेलिंग देखने को मिली। तीसरा हमको क्या देखने को मिला कि जो माइक्रोविलाई थे, मान लीजिए ये कोई सेल है, ये क्या है, कोई सेल है, तो सेल के पास क्या होते हैं, इस तरीके के क्या होते हैं, मान लो माइक्रोविलाई है, क्या है, माइक्रोविलाई है। अब एक बात बताओ, जब इनमें वाटर फिल होगा, क्या होगा, वाटर अंदर एंट्री करेगा, तो ये जो माइक्रोविलाई थे ये फ्लैटेंड हो जाएंगे। अब ये इस तरीके से दिखेंगे, यानी वाटर फिल होने के बाद इन स्ट्रेचिंग हो जाती है, इनके अंदर क्या हो जाती है, स्ट्रेचिंग हो जाती है। तो विलाई जो होती है वो फ्लैटेंड हो जाती है और इस तरीके का डोम शेप्ड स्ट्रक्चर अडॉप्ट कर लेती है। तो फ्लैटेंड ऑफ माइक्रो विलाई ये देखने को मिलता है। और हमको क्या देखने को मिलता है कि जो हमारी पहले क्या होता था कि मान लीजिए ये आपकी कोई सेल थी, इसका कोई पार्टिकुलर स्ट्रक्चर होता था, ठीक है। और ये आपकी सेल मेम्ब्रेन थी, इसका पार्टिकुलर कोई स्ट्रक्चर होता था। अब जैसे वाटर इसके अंदर एंटर करता है तो इसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या आती है, स्वेलिंग आती है। क्या आती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्वेलिंग आती है। देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो स्केलेटन होता है किसका, सेल का। किसकी तरह वर्क करता है, स्केलेटन सिस्टम ऑफ सेल की तरह काम करता है। तो जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्वेलिंग आती है तो जो स्केलेटल सिस्टम है सेल का वो डिसरप्ट हो जाता है, ठीक है, डिसरप्ट हो जाता है। और होता क्या है कि जो सेल की जो शेप है वो चेंज होने लगती है, ठीक है। और क्या होता है कि ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये इस तरीके की क्या बनाने लगती है, ब्लेब्स बनाने लगती है। क्या बनाती है, ब्लेब्स बनाने लगती है, इस तरीके के ब्लेब्स बनाने लगती है, ठीक है। तो वाटर एंटर करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्वेल अप कर जाता है, जिसकी वजह से सेल की जो डेफिनेट शेप थी वो चेंज हो जाती है। और इस तरीके की प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है या सेल मेम्ब्रेन होती है वो इस तरीके के ये जो स्ट्रक्चर है इनको बोलते हैं ब्लेब्स। तो ब्लेब्स बनना दिखते हैं, ठीक है। एक ये चीज देखने को मिलता है। एक जो और चीज देखने को मिलता है वो ये है कि माइलिन फिगर्स देखने को मिलते हैं, जिनको हम कंसेंट्रिक लैमिनेशन भी बोलते हैं। अभी माइलिन फिगर से कंसेंट्रिक लैमिनेशन क्या है, देखो जो आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है या आपके डैमेज्ड माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं या आपके डैमेज्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, उनकी वो जिस मेम्ब्रेन से मिलकर बने होते हैं, सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड से मिलकर बनी हुई है आपकी, तो वो सेल मेम्ब्रेन वाला पार्ट, डैमेज माइटोकॉन्ड्रिया का पार्ट, डैमेज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पार्ट, ये क्या होते हैं, सेल के पेरीफेरी पे जाके इस तरीके से सर्कुलेटरी क्या बनाने लगते हैं, स्ट्रक्चर बनाने लगते हैं। तो माइलिन फिगर्स क्या है, सर्कुलेटरी स्ट्रक्चर हैं जो सेल के अंदर बनते हैं। इनको हम बोलते हैं कंसेंट्रिक लैमिनेशन। क्या बोलते हैं, कंसेंट्रिक लैमिनेशन बोलते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक व्यू है, ठीक है, किसी भी सेल का जिसके अंदर माइलिन फिगर्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये जो है आपको दिख रहे हैं ये माइलिन फिगर्स हैं जो जिसको हम कंसेंट्रिक लैमिनेशन भी बोलते हैं। और ये किससे मिलकर बने होते हैं, मेनली फॉस्फोलिपिड से मिलकर बने होते हैं। स्मॉल अमाउंट में कैल्शियम भी होता है बट फॉस्फोलिपिड बहुत ज़्यादा होता है। और ये किससे मिलकर बनते हैं, डैमेज सेल मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड इटसेल्फ सेल मेम्ब्रेन। तो ऐसे लैमिनेशन हमको देखने को मिलते हैं। ये जो लैमिनेशन है ये आपको रिवर्सिबल सेल इंजरी और इरिवर्सिबल सेल इंजरी दोनों में ही देखने को मिलते हैं। बट फॉर्मेशन जो होता है इनका वो रिवर्सिबल सेल इंजरी में स्टार्ट होता है और इनका नंबर इंक्रीज होता जाता है जैसे सेल के अंदर डैमेज बढ़ता चला जाता है। यानी जब सेल इरिवर्सिबल सेल इंजरी की स्टेज में पहुंचती है तब इनका नंबर बहुत ज़्यादा होता है। तो दिस वॉज ऑल चेंजेस दैट यू हैव सीन, ओके।
ड्यू टू हाइड्रोपिक चेंजेस। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, तो हमने 3 चेंजेस के बारे में बात करी थी। एक हमने कहा था कि फेलियर ऑफ सोडियम एटीपीज पंप, सोडियम पोटेशियम एटीपीज पंप, दूसरा था एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस। देखो होता क्या है, अब देखो दूसरे में क्या है, जैसे मान लीजिए आप जानते हैं कि हाइपोक्सिया है यानी डिक्रीज ऑक्सीजन है, डिक्रीज ऑक्सीजन है यानी एरोबिक रेस्पिरेशन तो होगा नहीं, एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होगा, कैसा होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा। और एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है तो उसमें किसका फॉर्मेशन होता है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, किसका, लैक्टिक एसिड का, है ना, पढ़ा था ना आपने, ग्लूकोज है ना, ग्लाइकोलाइसिस होती है, तो ग्लाइकोलाइसिस होती है तो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है ना, यहाँ 2 एटीपी बन जाते हैं, ये हो रही है ग्लाइकोलाइसिस, क्या हो रही है, ग्लाइकोलाइसिस, है ना। और फिर पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट होती है, लैक्टिक एसिड में, किस में, लैक्टिक एसिड में। अब लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो लैक्टिक एसिड यानी एसिड है, एसिड है तो क्या करेगी कि जो साइटोप्लाज्म है ना, ये जो एसिड बन रही है, लैक्टिक एसिड जो बन रही है, ये साइटोप्लाज्म का पीएच डिक्रीज करेगी, साइटोप्लाज्म का जो पीएच है उसको क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, यानी आपका जो साइटोप्लाज्म है वो कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। और एसिडिक साइटोप्लाज्म जो होता है वो क्या करता है, आपके अंदर न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होता है, जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है, जो डीएनए होता है उसको क्या कर देता है, क्लम्प कर देता है, उसको डैमेज कर देता है। तो इस तरीके से न्यूक्लियर डैमेज भी आपके क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा ड्यू टू डिक्रीज इन एटीपी या ड्यू टू हाइपोक्सिया। बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट जो था वो था डिक्रीज इन प्रोटीन सिंथेसिस। अब देखो जैसे क्या होता है, एटीपी का जैसे एटीपी जैसे डिक्रीज होते हैं तो जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, जिसको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें राइबोसोम अटैच थे, ये राइबोसोम डिटैच होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, डिटैच होना स्टार्ट होते हैं। अब आपको पता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो था, इसी का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस। क्या काम होता है इसका, प्रोटीन सिंथेसिस। और प्रोटीन सिंथेसिस में कौन हेल्प करता है, इसकी राइबोसोम। और वो राइबोसोम जो हो रहे हैं ये वो इसके ऊपर से क्या हो रहे हैं, ये डिटैच हो रहे हैं, ये राइबोसोम क्या हो रहे हैं, इससे क्या हो रहे हैं, डिटैच हो रहे हैं। अब राइबोसोम डिटैच हो जाएंगे तो प्रोटीन का जो फॉर्मेशन है वो कम हो जाएगा। और किसी सेल में अगर प्रोटीन का अमाउंट डिक्रीज हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि फैट जो अमाउंट होगा वो क्या हो जाएगा, उसके अंदर इंक्रीज हो जाएगा, और जिसकी वजह से हमें सेल के अंदर फैटी चेंजेस देखने को मिलेंगे। और यही मैंने चीज़ें आपको रिवर्सिबल सेल इंजरी के मार्कर्स में बताई थी कि सेल स्वेलिंग देखने को मिलती है और फैटी चेंजेस देखने को मिलते हैं, जो कि मैंने दोनों आपको प्रूव कर दिए हैं। ठीक है, चलिए इस सारी कहानी को हम एक डायग्राम से, सिर्फ एक सिंपल डायग्राम से समझ सकते हैं। पहले मान लीजिए इस्कीमिया हुआ था, इस्कीमिया मतलब ब्लड सप्लाई कम हुई थी, ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से ऑक्सीजन की क्या हो गई, डेफिशिएंसी हो गई, यानी कि हाइपोक्सिया हो गया। हाइपोक्सिया हो गया तो क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन हो गया, माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन हो गया। उसकी वजह से क्या हुआ कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कम हो गया, जिसकी वजह से एटीपी का जो सिंथेसिस था वो कम हो गया, यानी क्या हो गया, डिप्लेशन ऑफ एटीपी हो गया। क्या हो गया, डिप्लेशन ऑफ एटीपी। अब डिप्लेशन ऑफ एटीपी से क्या होता है, सबसे पहले सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप जो होती है वो फिल करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, सोडियम का इन्फ्लक्स होता है, सोडियम का इन्फ्लक्स होता है और जो पोटेशियम था वो बाहर चला जाता है, जिसकी वजह से वाटर अंदर एंटर करता है, जिसकी वजह से सेल के अंदर स्वेलिंग देखने को मिलती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर स्वेलिंग देखने को मिलती है, माइक्रोविलाई फ्लैटेंड हो जाती हैं और साइटोप्लाज्म में ब्लेब्स बनने लग जाते हैं। ठीक है, ये तो एक पहला चीज़ देखी थी। दूसरा एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, ग्लाइकोजन डिक्रीज करेगा, लैक्टिक एसिड इंक्रीज करेगी, और जो लैक्टिक एसिड इंक्रीज करेगी तो साइटोप्लाज्म जो होगा वो एसिडिक हो जाएगा, उसका पीएच डिक्रीज हो जाएगा, और ये जो साइटोप्लाज्म है एसिडिक, ये क्या करेगा, उसके अंदर जो डीएनए है, जो न्यूक्लियर मटेरियल है, उसको क्या कर देगा, क्लम्प कर देगा। तीसरा जो चेंजेस हमको देखने को मिलता है वो डिटैचमेंट ऑफ राइबोसोम, जो आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उससे जो चिपके हुए राइबोसोम थे वो दूर हो जाएंगे, जिससे प्रोटीन सिंथेसिस डिक्रीज हो जाएगा और फैट का अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा और आपको फैटी चेंजेस दिखेंगे। ठीक है, आपने सुना होगा फैटी लिवर, कि लिवर फैटी हो गया है, वो यही है, फैटी चेंजेस देखने को मिल जाते हैं क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस अंदर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए, और अपनी सजेशंस व्यूज़ जो भी आपको सही लगता है प्लीज़ बताइए कमेंट सेक्शन में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।